तो आज करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले एटमॉस्फेयर से जो गैस आएगी, एटमॉस्फेयर से जो गैस आएगी, इसका पार्शियल प्रेशर होगा कुछ ना कुछ फिक्स। कितना होता है? PO2 होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और PCO2 कितना होता है? 0.3 mmHg, ये होता है। अब ये एटमॉस्फेयर वाली जो एयर है वो आएगी एल्विलाई में। अब एल्विलाई में क्यों आएगी? क्योंकि कोई भी चीज जाती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां प्रेशर है 159, यहां है 104, तो 159 से 104 की तरफ जाएगी। और यहां CO2 है 40 और यहां है 0.3, तो ये बाहर आएगी, तो ये बाहर आएगी। अब इसी तरीके से यहां पर है जो 104 है PO2 और PCO2 40, जबकि यहां पर कितना है? यहां पर है 95 और 40, 95 और 40, तो 95 और 40, तो ये एक्सचेंज हो गई, ये यहां से एक्सचेंज हो गई। CO2 जो है इस जगह पर है, देखिए O2 है 40 और CO2 है 45, तो 45 से CO2 चली गई 40 की तरफ, और ये 104 से आ गया 95 की तरफ, तो यहां एक्सचेंज हो गया। ये प्राइमरी एक्सचेंज हुआ कि सेकेंडरी? ये प्राइमरी एक्सचेंज हुआ। एक बार फिर से समझिए क्या बोला गया है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर पूछा जाएगा। एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 O2 का होता है और 0.3 होता है CO2 का। ये O2 का, ये CO2 का। ये 159 है और यहां पे है 104, तो डिफ्यूजन किधर से किधर होगा? हाई से लो। यहां CO2 है 40 और बाहर है 0.3, तो इधर से इधर डिफ्यूज हो जाएगी। यानी इंस्पायर्ड में O2 रिच एयर अंदर जाएगा, एक्सपायरेशन में CO2 रिच एयर बाहर आएगा। अब दूसरी बात, एल्विलाई में पूछा जाएगा, तो एल्विलाई का हम लोगों को पता है 104 और 40। एटमॉस्फेयर का ये, यहां एल्विलाई का ये। अब यहां का देखो, ये इस जगह से जो ब्लड आ रहा है ब्लू कलर का ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो आता है पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी अपवाद है, यही एक आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यही एक वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अपवाद है। अब यहां का जो पार्शियल प्रेशर है वो है PO2 है हमारे पास 40 और PCO2 है हमारे पास 45। अब आप देखो यहां पे पहले O2 को देखो, इधर O2 है 104 और इधर O2 है 40। 104 से किधर की तरफ जा रहा है? 40 की तरफ, इस तरफ चला जाएगा। अच्छा, ये CO2 जो है PCO2 45 से 40 की तरफ जाएगा, तो यहां गैसेस एक्सचेंज हो गया। ये जो गैसेस एक्सचेंज हुआ पहली बार हुआ, इसे बोलते हैं प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज। प्राइमरी गैसेस एक्सचेंज किसके किसके बीच होता है? एल्विलाई और ब्लड के बीच, एल्विलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच। क्यों होता है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, एक तरफ का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, दूसरी तरफ कम। अब जो हमारी ये जो ब्लड था, ये जो ब्लड इधर आ रहा है, जब आया था तो डीऑक्सीजनेटेड था, जब इधर गया तो ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें O2 हो गया ज्यादा, CO2 हो गया कम, और पहले क्या था? CO2 था ज्यादा, O2 था कम। अब ये आ गया पल्मोनरी वेन में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, हार्ट के वेंट्रिकल ने इसे पंप करके भेज दिया, यहां पर भेजा सिस्टेमिक आर्टरीज को। सिस्टेमिक आर्टरीज में जो ब्लड गया है वही तो लौट के आया है। तो इसका मतलब, जब अगर आप जहां से जा रहे हो, आप कहीं से जा रहे हो और फिर वहीं से घूम के आ गए, तो क्या आपके करैक्टर में बदलाव आ जाएगा? कोई नहीं। आपके जेब में जितने रुपए रखे थे उतने ही तो होंगे, क्योंकि आप घूम के आ गए, कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी जो ब्लड का कंपोजिशन यहां था वही ब्लड का कंपोजिशन यहां है, यानी 95 और 40, 95 और 40 ये रहा। यानी ब्लड अभी भी ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन अब आ कहां गया है? सिस्टेमिक आर्टरीज में। सिस्टेमिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? टिश्यू को। ये टिश्यू है, टिश्यू को सप्लाई करती है। टिश्यू का कंपोजिशन क्या है? यहां 40 और 45, O2 है कम, CO2 है ज्यादा। क्यों? क्योंकि टिश्यू में पढ़ा था हम लोगों ने, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब यहां पे CO2 निकल रही है और इसको O2 चाहिए, CO2 निकाल रहा है, तो यानी यहां का कंपोजिशन ये रहा।
अब इसकी तुलना इनसे करो जरा। O2 उधर ज्यादा है, उधर है 95, इधर है 40, अंदर आ गया। CO2 अंदर है 45 और इधर है 40, बाहर चला गया। यानी यहां पर भी गैसेस एक्सचेंज हुआ, लेकिन ये प्राइमरी था तो ये कैसा होगा, सेकेंडरी। प्राइमरी किसके किसके बीच हुआ, एल्विलाई और ब्लड कैपिलरी। अब ये किसके बीच हुआ, ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच हुआ। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये इनके बीच हुआ, ये इनके बीच हुआ। मेथड एक ही काम कर रहा था, सिंपल डिफ्यूजन, और फंडा भी एक ही काम कर रहा था, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब देखो, अब जो यहाँ का कंपोजिशन है, देखो O2 कम हो गई, CO2 ज्यादा, तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सिस्टेमिक वेन में आया, इसको सिस्टेमिक आर्टरी, इसको सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक वेन कहां जाके खुल गया, ये इसमें राइट ऑर्किल में, राइट ऑर्कल, राइट वेंट्रिकल में खुल गया, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ गया पल्मोनरी आर्टरी में। इसके आगे का फ्यूचर आप जानते हो। तो ये पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, क्वेश्चन ऐसे पुटअप होगा कि एटमॉस्फेयर में बता दीजिए 159 और 0.3, फिर बोलेगा एल्विलाई में बता दीजिए 104 और 40। अच्छा, फिर बोलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बता दीजिए। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बोलेगा तो ऐसे बोलेगा पल्मोनरी वेन में बता दीजिए या सिस्टेमिक आर्टरी में बता दीजिए, तो 95 और 40। अच्छा, टिश्यू का बता दीजिए, तो टिश्यू, आप रुक जाइए, टिश्यू डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सबका सेम है, टिश्यू पे 40-45, यहां भी 40-45, यहां भी 40-45। यानी अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड या टिश्यू का पूछा जाए तो सेम, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूछा जाए तो सेम, ठीक है। और यहां का 159 और 0.3, यहां का 104 और 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 95-40, टिश्यू का या डीऑक्सीनेटेड ब्लड का 40 और 45। ये टेबल ये बनी हुई है। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अब ध्यान से पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर 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 बनता है। एल्विलाई प्राइमरी साइट था किसका, गैसेस एक्सचेंज का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और भी होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि ये प्राइमरी हुआ तो वो दूसरा वाला सेकेंडरी हुआ, ये वाला सेकेंडरी है, और भी होता है, मतलब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये सेकेंडरी हुआ। ऑक्सीजन और CO2 दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, किसके किसके बीच होता है, इनके यहां पर हो रहा था एल्विलाई और ब्लड के बीच, यहां हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच। अच्छा, लेकिन मेथड एक ही काम करता है, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, या तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, या अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। ये देखो, डिपेंड अपॉन द आइदर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब अंतर, ग्रेडियंट का मतलब अंतर। अच्छा, ये तो हो गया दो फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करता है। सिंपल डिफ्यूजन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है, अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा, अगर सॉल्युबिलिटी कम तो डिफ्यूजन रेट कम। बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, CO2 की, तो CO2 का डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा कि O2 का डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा। CO2 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है, 20 से 25 की 25 से 30। अभी अगले अगले पेज पे है, तो CO2 का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा इन कंपेयर ऑफ O2। अच्छा, तीन फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर मेम्ब्रेन की थिकनेस, कौन सी मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, एल्विलर वॉल की मेम्ब्रेन, एल्विलर वॉल की मेम्ब्रेन, यहां ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन, यहां दोनों की मेम्ब्रेन, एल्विलर वॉल और ब्लड कैपिलरी दोनों की मेम्ब्रेन, यहां पर केवल इसकी मेम्ब्रेन, और यहां की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनकी थिकनेस पर भी डिपेंड करेगा, थिकनेस कम होनी चाहिए कि ज्यादा, अगर डिफ्यूजन रेट ज्यादा करना है तो थिकनेस शुड बी लेस, ठीक है। और यहां पर डिफ्यूजन के लिए और भी अदर फैक्टर चाहिए जो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते रहते हैं, जैसे टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, टेम्परेचर लेकिन हमारा कांस्टेंट होता है इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, राइट। और भी फैक्टर मदद करते हैं। अब कह रहा है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय वन गैस, कहता है एक गैस का प्रेशर लीजिए अपॉन जितनी भी गैस है हमारी बॉडी के अंदर जो अफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, कितनी गैसेस अफेक्ट कर रही है बॉडी को, दो, O2 और CO2। तो पहले एक गैस लीजिए अपॉन जितनी गैस है, यानी O2 प्लस CO2 दोनों को जोड़ लीजिए, 760 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। जैसे हम निकाल के बोले, तो अगर हमें PO2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, PO2 निकालना है तो हम क्या करेंगे,
PO2 निकालना है तो पहले हम देखेंगे कि उस ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है अपॉन टोटल गैसेस का कितना प्रेशर है इनटू 760। अब हमको PCO2 निकालना है तो हम देखेंगे CO2 का कितना प्रेशर है अपॉन टोटल का कितना प्रेशर है इनटू 760, तब mmHg में आएगा। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। देखो वही बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमको ये चीज चाहिए, एक तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर चाहिए, ये देखो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, और पूरे मिक्सचर ऑफ गैस का प्रेशर चाहिए, तब जाके क्या निकलेगा? पार्शियल प्रेशर। और हम इसको कैसे लिखेंगे? बड़ा P और ये O2 थोड़ा नीचे छोटा लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। इनफैक्ट इन्होंने ऐसे लिख दिया है PO2, और PCO2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, PO2 उसका। पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का, एटमॉस्फेयर का और दो साइड डिफ्यूजन पर अलग अलग होता है। दो साइड कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। और कह रहा है गिवन इन द टेबल 14.1, ये 14.1 में दिया हुआ है। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने यही आपको याद कराया था, ये टेबल जरूर पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, या डायरेक्ट टेबल ही आ जाएगी, ए कर देगा, यहाँ बी कर देगा, यहाँ सी कर देगा, क्या कहेगा ABC आइडेंटिफाई करिए। तो देखो यहाँ का O2 था 159, CO2 था 0.3, एल्विलाई का था 104 और 40, अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का था 95 और 40, और डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू का सेम होता है। डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू का कैसा होता है? सेम, 40 और 45, 40 और 45। तो ये ही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ये फिगर हो गया क्लियर? फिगर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आया हुआ है, इनफैक्ट आपको देख कराएंगे भी। अब क्या कह रहा है? जो ग्रेडियंट था, अंतर, यानी जो भी अंतर होता है, बस कोई भी चीज वहां से अधिक से कहां चली जाती है? कम की तरफ। कोई भी चीज जाती है अधिक से कम की तरफ, या अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड या ब्लड टू एल्विलाई। कह रहा है एक तरफ जा रही थी उससे एल्विलाई से ब्लड में, और एक तरफ ब्लड से जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। अब ब्लड का अपोजिट क्या हुआ? टिश्यू। तो एक तरफ जा रहा था फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड और फ्रॉम ब्लड टू एल्विलाई। सॉल्युबिलिटी CO2 की कितने गुना ज्यादा थी? हायर मतलब ज्यादा थी, किसकी तुलना में? इसीलिए किसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा? हाँ, तो ये तेजी से डिफ्यूज होगी। कहां से? मेम्ब्रेन से। पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू O2। इसीलिए बोलते हैं जब मेम्ब्रेन से पास होने की बात आएगी तो CO2 का जो डिफ्यूजन रेट है वो काफी तेज होगा, काफी फास्ट होगा। किसके कंपेयर में? O2, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है। किसकी तुलना में ज्यादा है? हाँ, तो O2 की तुलना में ज्यादा है। अब इन्होंने कहा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है, पहले यहां से समझेंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन मेम्ब्रेन का के मिक्सिंग से बनती है। एक मेम्ब्रेन ये रही, एल्विलाई की दीवार। एल्विलाई की दीवार बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की। स्क्वैमस एपिथेलियम चपटा एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ब्लड कैपिलरी की दीवार भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ब्लड कैपिलरी की दीवार को एंडोथेलियम कहते हैं। तो दो हो गई स्क्वैमस लेयर, एक एल्विलाई की, एक ये। और फिर दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है। बेसमेंट सब्सटेंस ये पीले कलर से दिखाया गया है। यानी तीन लेयर मिलकर के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है। बताइए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी मेम्ब्रेन को मिला के बोलते हैं? पहला बोलिए। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलर वॉल, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और दोनों के बीच में चिपकाए रखने वाली लेयर बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया। और ये फिगर आया हुआ है, ये फिगर नीट में आया हुआ है, एक बार जरा नजर डाल लेते हैं। पूछेगा ये क्या है, ए क्या है, पूछेगा ए क्या है, तो आप बताओगे स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई। और वन सेल थिक का मतलब इसकी जो मोटाई है बस एक कोशिका की मोटी है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी सेल है। ये देखो 2 सेल थिक हो गई, अब देखो 3 सेल थिक हो गई, तो कितने सेल थिक होती है? 1 सेल थिक। एक सेल की मोटी दीवार होती है कि 2 सेल की? मतलब एक लेयर की बनी हुई होती है और उसमें एक एक सेल बस पाई जाती मोटाई में। अब ये बी कर देगा, किसी को भी बी कर देगा, मान लो इसको बी कर दिया, तो आप क्या बताओगे? कह देगा ये सी बताओ, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। कहेगा ये बताओ रेड ब्लड सेल, यही तो लाती है ऑक्सीजन और CO2 को, है ना? CO2 और ऑक्सीजन को लेके आता है यही, इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक तो वो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी नहीं, कार्बामीनो। और ये है ब्लड कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी। और पूछा गया ये डायग्राम किस चीज का शो कर रहा है, तो एल्विलाई और पल्मोनरी कैपिलरी को शो कर रहा है। अब यहां पे आते हैं, यहां से हम लोग पढ़ रहे थे
कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 मेजर लेयर से बना होता है, जिनका नाम है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, ये पहली हो गई। दूसरी एंडोथेलियम ऑफ एल्विलर कैपिलरी, यानी एल्विलाई के संपर्क में जो कैपिलरी है उसकी दीवार, ठीक है। फिर दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस कह रहा है कंपोज्ड ऑफ ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल ऑफ कैपिलरी। कहता है ये दोनों के बीच में पतली सी मेम्ब्रेन है। बेसमेंट सब्सटेंस का मतलब सब्सटेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ के सपोर्ट दे रहा है, इसलिए ये बोला गया है। अब क्या बोला गया है? इन्होंने बोला कि however its total thickness, इन तीनों की थिकनेस अगर हम पूछे इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसकी थिकनेस जो है ना बहुत पतली है। कितनी? 1 मिलीमीटर से भी कम। कह रहा है मच लेसर देन 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से काफी कम, 1 मिलीमीटर से काफी कम है, और तभी तो डिफ्यूजन का रेट फास्ट होगा। अगर मोटी हो जाएगी तो डिफ्यूजन का रेट फास्ट नहीं होगा, इसीलिए याद रखिएगा लेस देन कि मच लेस देन। अगर लेस देन लिख दिया गलत हो जाएगा, मच लेस देन काफी छोटी, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है काफी पतली हो गई, यानी देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी फेवर फॉर डिफ्यूजन, जितने फैक्टर है सब किसको फेवर कर रहे हैं? डिफ्यूजन को। अच्छा किस तरफ कर रहे हैं? O2 का डिफ्यूजन कर रहे हैं फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू, और CO2 का करा रहे हैं फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है। O2 का डिफ्यूजन किधर से किधर होता है? यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, लाइन आई सेम लाइन कि O2 का डिफ्यूजन किधर से किधर होता है। O2 जाएगा एल्विलाई से टिश्यू, अभी आपने फिगर में देखा था, ये वाला फिगर O2 जा रहा था फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू, ये देखो यहां तक जा रहा था। और CO2 कहां से कहां जा रहा था? फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई। और कितने डिफ्यूजन हुए? 2, पहला प्राइमरी, दूसरा, अच्छा दोनों जगह पर डिफ्यूजन जो हो रहा था वो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था कि फैसिलिटेटेड? एक्टिव की पैसिव? एनर्जी खर्च हो रही थी कि नहीं हो रही थी? ठीक है ना। O2 का ट्रांसपोर्ट किधर से किधर हो रहा है? एल्विलाई टू टिश्यू, और CO2 का ट्रांसपोर्ट टिश्यू से। और डिफ्यूजन को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 5। पहला फैक्टर प्रेशर, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, याद आया? तीसरा सॉल्युबिलिटी, चौथा मेम्ब्रेन की थिकनेस, याद आया? और पांचवा, नहीं सॉल्युबिलिटी हो गई है, 5 फैक्टर थे टोटल। टेम्परेचर और अदर्स भी हो सकता है। देखो एक बार देख लो, एक प्रेशर, एक कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कितने हो गए? 1 2 3 4। अच्छा वो एक अदर बोल दिया उसने, तो यानी 5 हो गए टोटल, ये हो गए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब गैसेस डिफ्यूज तो हो गई हैं, पर उनको ले कैसे जाया जाएगा? गैसेस डिफ्यूज कितनी जगह पे हुई? 2, लेकिन उनको ले कैसे जाया जाएगा? 2 गैस को ले जाना है, एक O2 को, एक CO2 को। अभी पढ़ के आए, जस्ट अभी पढ़ा है, अपने लास्ट टाइम उसका पढ़ा है। O2 कहां से कहां डिफ्यूज होती है? एल्विलाई टू टिश्यू जाती है बाया ब्लड, जबकि टिश्यू से एल्विलाई में क्या आएगा? CO2, वो भी किसके थ्रू आएगा? ब्लड के थ्रू। तो हमको इसको 2 भागों में बांट लेना होगा, पहला दूसरा। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई। सही है ना। अब इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। देखो O2 को ले जाने के 2 तरीके हैं। 97% यानी 97% जो O2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है कैसे? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, आरबीसी का 1/3 होता है। आरबीसी का जितना साइज होता है उसका जितना 100% मान ले तो 33% हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में कितने परसेंट हीमोग्लोबिन होता है? 33%। और वो 33% हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बांध सकता है मैक्सिमम, ठीक है, और 97% के करीब ऑक्सीजन को ले जा सकता है, इसीलिए लिख दिया आरबीसी। आरबीसी में भी कौन ले जाएगा? हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है 4O2 तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये HbO2 का होल 4, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। और रिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है कि रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। अच्छा कह रहा है बाकी का 3% ऑक्सीजन घुलनशील अवस्था में जाएगा। क्यों? प्लाज्मा में पानी है, प्लाज्मा का
कितना परसेंट पानी था? 90 की 90 से 92%, 90 से 92% था। 90 से 92% पानी ही पानी था प्लाज्मा में, और पानी में ऑक्सीजन घुलनशील है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब 97% गया इन द फॉर्म ऑफ बाई। अगर बाई बोलेगा तो आरबीसी, अगर बोलेगा इनमें आरबीसी से भी कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल को ले गया? कैसा बॉन्ड बनाया? रिवर्सिबल और लूज, रिवर्सिबल और टाइट की रिवर्सिबल और लूज। अच्छा, और क्या बना दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया कि नहीं बना दिया? ठीक है ना। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ले जा सकता है? अच्छा, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को जब ले जाएगा, तो जब हीमोग्लोबिन फ्री होता है तो उसका कलर जो होता है वो होता है कैसा? जब CO2 के साथ जुड़ता है तो वायलेट या ब्लू, और जब O2 के साथ जुड़ता है डार्क रेड, स्पार्कलिंग रेड, यानी चमकदार लाल। अब आई बात CO2 की। O2 ले जाने के दो तरीके, 97% और 3%। CO2 ले जाने के 3 तरीके, 90 से वो 20 से 25, मैं इसको बोलूंगा 23, तो आपको डाटा समझ में आएगा। इसका एवरेज निकाल लेंगे तो लगभग 22.5 के करीब आता है, उसको 23 बोल दीजिए। कह रहा है ना नियरली इतने से इतना, यानी 23% के करीब CO2 जाएगी बाई आरबीसी, और इसको ले जाएगा वही हीमोग्लोबिन। अब की बार HB CO2 को पकड़ेगा, अब पहले किसको पकड़ा था? और अब फिर से रिवर्सिबल बॉन्ड बनाएगा, और इसका कंपाउंड ये बन जाएगा। इसका नाम था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका नाम है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि अमीनो ग्रुप से जुड़ता है। तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। बताइए, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो? और इसका कलर स्पार्कलिंग रेड, स्पार्कलिंग रेड, चमकदार लाल। अच्छा, HbCO2 से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? और इसका कलर वायलेट, वायलेट। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर इसीलिए वायलेट होता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर इसीलिए स्पार्कलिंग रेड होता है, यानी चमकदार लाल। अच्छा, ये 23% तो इसके द्वारा गया। करीब 70% बाई कार्बोनेट आयन के रूप में जाता है, और बचा खुचा 7% ये प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा में पानी है, पानी में CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा है। इसका मतलब CO2 ज्यादा जाता है प्लाज्मा के थ्रू कि O2 ज्यादा जाता है? CO2 ज्यादा जाता है कि O2 ज्यादा जाता है? तो CO2 ज्यादा जाता है, राइट। एक बार बिना देखे बताइएगा, O2 के कितने मेथड थे? दो। 97% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड 3% डिसॉल्व स्टेज थ्रू द प्लाज्मा, जबकि CO2 के कितने मेथड थे? 3। 3 में से पहला 23% के करीब कैसे जाता था? बाई कार्बामीनो हीमोग्लोबिन या बाई आरबीसी। अच्छा, बचा कुचा 70% कैसे जाता था? और जो रेस्ट अमाउंट 7% बच गया वो कैसे जाता था? वो जाता था प्लाज्मा में डिसॉल्व अवस्था में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, इस जगह से क्वेश्चन 100% बनता है, और गलत भी सबसे ज्यादा होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले मैं समझा दूं आपको। देखिए, हीमोग्लोबिन ने O2 को बांध लिया। कितने O2 बांधता है? 4। और अभी बताया था लूज एंड रिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है, और बना लेता है कंपाउंड, नाम था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बना लेता है। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन ने इसको बांधा कहां पे? एल्विलाई में। और ले जाएगा, छोड़ेगा कहां पे? टिश्यू में। टिश्यू में ये इस तरफ चला जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग, चारों और ऑक्सीजन अलग। उल्टा होगा ना। एल्विलाई में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा। टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग। यानी लोडिंग ऑफ O2 कहां हुई? अनलोडिंग कहां हुई? कहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, कहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा? ठीक है ना। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट, और इस इफेक्ट को बोलते हैं बोहर इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट कहां होता है? बोहर इफेक्ट कहां होता है? इसको हेल्डन नाम के व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया था, इसको बोहर, BOHR, बोहर नाम के व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया था, राइट। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझते हैं, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग किस पर डिपेंड करती है? PO2 पर भी डिपेंड करती है। देखो, हमारे पास 4 चीजें हमें अब ध्यान में रखनी है: PO2, PCO2,
दो तो गैस हो गई, एक H प्लस आयन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में इंटरफेयर करता है, ठीक है, और एक होता है टेम्परेचर। चार फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधने के काम को अफेक्ट करते हैं। ये हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन दोनों के बंधने के काम को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? चार। पहले तो दो गैसेस आदि हो गई होंगी, PO2 PCO2। तीसरा फैक्टर है H प्लस आयन, यानी कि वो एसिडिटी, और चौथा है टेम्परेचर। अब इनमें से आपको एक बात याद रखनी, प्राइमरी फैक्टर पूछा जाए तो ये है, बताओ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग प्राइमरीली किस पर डिपेंड करती है? PO2 पर। प्राइमरीली डिपेंड करती है PO2 पर, और सेकेंडली डिपेंड करती है इन तीनों पर। बताइए, प्राइमरी रूप से पूछा जाए तो आंसर, और अगर सेकेंडली रूप से पूछा जाए तो आंसर। अगर मैं आपसे बोलूं हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधने के लिए कितने फैक्टर जिम्मेदार हैं, नाम लेके बताइए जल्दी से। PO2 PCO2 H प्लस आयन और टेम्परेचर। उसमें से एक फैक्टर आपको चुनना है जो प्राइमरी है। हाँ, PO2 वो प्राइमरी फैक्टर है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग को। ये सेकेंडली क्यों? क्योंकि ये सब इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात? बताओ, HbO2 की बाइंडिंग PO2 के डायरेक्टली और बाकी सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए इस डाटा को अप्लाई किया जाए तो आपकी ये पैरा खत्म, ये पैरा खत्म। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इतनी बात पढ़ के आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, इतनी बात पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है ना, और इसी कारण आरबीसी का कलर होता है लाल, और इसी कारण आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। हमारे डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए उसका कलर व्हाइट दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है ना। अब देखो, यहां कोई डाउट नहीं है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन है? क्वाटर्नरी प्रोटीन। याद करो, प्राइमरी प्रोटीन सीधी होती है, सेकेंडरी प्रोटीन ऐसे हो सकती है हेलिकल, या जिगजैग ऐसे हो सकती है। अच्छा, टर्सरी प्रोटीन वो ऊन के गोले जैसी होती है, और अगर कई गोले मिल जाए ऐसे तो क्या बन जाएगा? क्वाटर्नरी। तो इसमें ये क्वाटर्नरी इसलिए थी क्योंकि दो अल्फा थी, दो बीटा होती है। और याद करो, अगर अल्फा बीटा दोनों में चेंज हो रहा है तो थैलेसीमिया, और केवल बीटा में चेंज हो रहा है तो सिकल सेल एनीमिया, है ना। एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, एक क्वांटिटेटिव। बता दो जल्दी से, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम कौन सी है? सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी में बदलाव आया, और थैलासीमिया में क्वांटिटी में बदलाव आया था, क्वांटिटी घट रही थी। याद आया? चलो, ये बात भी क्लियर हो गई। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है कि नहीं, जल्दी बताओ। प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी? यानी कि सिंपल प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, कॉम्प्लेक्स है, काफी प्रोटीन का मिश्रण है। रेड कलर की होती है, और रेड कलर देता कौन है? आयरन। और आयरन किस अवस्था में रहता है? फेरस की फेरिक, फेरस की फेरिक। हाँ, वो ऐसे भी पूछ लेगा, इतना सरल नहीं पूछेगा। फिर आगे बताया गया, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, अभी अभी बताया था, आरबीसी में कितने परसेंट होता है? 1/3। 1/3 को परसेंट में क्या लिख सकते हो? 33%। 33% के करीब होता है लमसम। O2 जो होता है, अभी क्या बोला था? O2 हीमोग्लोबिन से बनता है, कैसे बॉन्ड से बनता है? रिवर्सिबल की इररिवर्सिबल? रिवर्सिबल बॉन्ड से बनता है। हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल मैनर में बनता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, HbO2 का होल 4। हर एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को बांध सकता है? 4 मॉलिक्यूल को। लेकिन जानते हो एग्जामिनर स्मार्ट होता है, वो लिखेगा एटम, कितने एटम को बांध सकता है? 8। कितने मॉलिक्यूल दिए एनसीईआरटी में? 4, लेकिन वो कर देगा एटम, और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरली किस पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर, प्राइमरी रूप से डिपेंड करती है इस पर। और फिर अगली बात कह रहा है ऐसा नहीं है कि CO2 और हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर पर भी निर्भर कर रही है, लेकिन वो इंटरफेयर करते हैं, ये फैक्टर इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेयर का मतलब डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो बाइंडिंग को रोक रहे हैं, और रोकना मतलब क्या? कोई फैक्टर अगर बढ़ाओ और वो काम रुक रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? हाँ, तो ये देखो, अब इन्होंने क्या बोला, अगर हम हीमोग्लोबिन का कर्व बनाएं, हीमोग्लोबिन का ओडीसी बनाएं, ओडीसी का मतलब होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अभी आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन पूछा भी था,
कि बताओ सिग्माइड कर्व और कहाँ मिलता है? एक तो हमारे पॉपुलेशन के लिए मिलता है, और एक कोई प्लांट ग्रो कर रहा हो सीजनल वेरिएशंस में तब मिलता है, और एक तीसरा मिला हमें यहाँ पे ओडीसी में। अच्छा, आइडियल कर्व था ना, आइडियल कर्व था। अब जरा सोचो ये किसके किसके वर्सेस बनता है? एक तरफ PO2 इन mmHg और एक तरफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। मतलब हीमोग्लोबिन कितना O2 से जुड़ा उसका परसेंटेज इधर लिखना है, और इधर पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है किसका? O2 का। ये PO2 को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मतलब कितना हीमोग्लोबिन जुड़ रहा है, मतलब जितना जुड़ता जाएगा परसेंटेज उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, इधर परसेंटेज सैचुरेशन यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बनने की मात्रा, और उधर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, देखो हीमोग्लोबिन जुड़ता जा रहा है इसके साथ, और जब इसका पूरा कर्व देखेंगे तो कर्व आएगा कैसे? सिग्माइड, सिग्माइड कर्व आएगा, और सिग्माइड कर्व आएगा। अब सवाल क्या आता है, कर्व का शेप कैसा आएगा? वो तो हमसे पूछा जाएगा, वो हम बता लेंगे। ये पूछ लिया जाएगा किसके किसके वर्सेस बनाते हैं, ये भी बता लेंगे। इस कर्व को कहते क्या? ओडीसी। ओडीसी का पूरा नाम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, या तो ये कर्व कभी कभी आपको लेफ्ट हैंड में जाता दिखेगा, कभी कभी कर्व आपको लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा, कभी कभी राइट हैंड पे दिखाई देगा। बताओ, लिख देगा ए, इसको लिख देगा बी, इसको लिख देगा सी, कहेगा एक कर्व ओरिजिनली बी पॉइंट पर था, अब वो कर्व पहुंच गया ए पॉइंट पर, यानी लेफ्ट हैंड शिफ्ट हुआ कि राइट हैंड? तो देखो लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट होने का क्या मतलब है? सैचुरेशन बढ़ा कि घटा? कम O2 पर ज्यादा सैचुरेशन हुआ, कम O2 पर ज्यादा सैचुरेशन हुआ, मतलब पार्शियल प्रेशर कम भी था तब भी सैचुरेशन ज्यादा हो गया। इसका मतलब पता है क्या शो हो रहा है? इसका मतलब हीमोग्लोबिन का O2 के लिए आकर्षण बढ़ रहा है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन का O2 के लिए आकर्षण बढ़ रहा है। कंफर्म है ना? कम पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा जुड़ गया। इसका मतलब ये कर्व शो कर रहा है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति जो वो अट्रैक्शन है वो ज्यादा, यानी ये कर्व जो है ना हेल्डन इफेक्ट को दर्शा रहा है। हेल्डन इफेक्ट ऐसा कहां होता है? ऐसा हमारे एल्विलाई में होता है, ऐसा हमारे एल्विलाई में होता है। यदि कर्व इधर शिफ्ट हो गया, वो आपसे पूछेगा सी कर्व क्या है, बी था सी पे आ गया, तो राइट हैंड चला गया कि लेफ्ट हैंड चला गया? राइट हैंड चला गया। मतलब अब जरा देखना, एक तो इसको यहां मिलाओ, सैचुरेशन घटा, और देखो पार्शियल प्रेशर, यानी कि ज्यादा ज्यादा पार्शियल प्रेशर है लेकिन सैचुरेशन कम हो रहा है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति लगाव कम हो जाएगा। और ऐसा कहां होता है? टिश्यू में। बस 2 पॉइंट गांठ बांध लीजिए, कर्व या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में। लेफ्ट में गया तो एल्विलाई की बात कर रहा है, राइट में गया टिश्यू की बात कर रहा है। लेफ्ट में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए आकर्षण ज्यादा है, मतलब यहां ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रहा होगा, यहां ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट रहा होगा। इस इफेक्ट को हेल्डन, इस इफेक्ट को बोहर, ये एल्विलाई में, और ये वाला इफेक्ट कहां होता है? हाँ राइट। एक फार्मूला बनाया था, बड़े ताऊ लंबे हैं, याद आया? बड़े ताऊ, एक पहला पहला लेटर लिख रहे हैं, लंबे हैं। देखो बोहर इफेक्ट टिश्यू में होता है और लंग्स में होता है हेल्डन इफेक्ट है। बड़े ताऊ लंबे हैं, यानी बोहर इफेक्ट होता है टिश्यू में और लंग्स में होता है हेल्डन इफेक्ट। समझ में याद आई? अब जरा पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं पहले एक बात आपको बता दूं। पहले एल्विलाई में मैं आपको सिचुएशन बताता हूं क्या है। अच्छा, एल्विलाई में O2 ज्यादा था कि CO2? अब आज के बाद ये कहना बंद करो, आज के बाद जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम कम शब्दों में ज्यादा चीजें याद रखिए। O2 कम, O2 ज्यादा, बाकी चीजें कम। एल्विलाई में कौन सी गैस ज्यादा और बाकी चीजें पूछा जाए तो जैसे बोल के बताइए। O2 ज्यादा, PCO2 कम, टेम्परेचर H+N कम। अब लिख के देखिए, जो बात आपने बताई वो फार्मूला लगा के अप्लाई करते हैं। लिख के देखिए, देखो आप बता रहे हो सर PO2 ज्यादा है और बाकी चीजें ये कम, H+N कम और टेम्परेचर भी कम। ठीक, टेम्परेचर कम क्यों है? क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा हो रहा है, जहां खिड़की लगी होगी वहां का हवा थोड़ा फ्रेश होगा, और यहां पे जितनी दूर आएंगे खिड़की से वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, होता है ना?
तो गर्मियों में खिड़की के पास अगर नहीं है कोई व्यवस्था तो खिड़की के पास बैठ के पढ़ लेते हैं हम लोग, होता है नहीं होता है? तो एल्विलाई, अब जरा इसको अप्लाई करो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि इनवर्सली? तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। अच्छा ये इनवर्सली था तो भी ये सब इनवर्सली थे, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। ये ज्यादा, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा क्योंकि इनवर्सली में है, ये डायरेक्टली में था। अच्छा बताओ उसी तरह H+ आयन कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। अब बताओ टेम्परेचर कम हो रहा है, ये बढ़ेगा। कुल मिला के एल्विलाई में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण या अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सारे फैक्टर बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन फैक्टर कौन बढ़ा रहा है? PO2। बाकी अदर फैक्टर भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए क्या होगा? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ लेगा। कितने ऑक्सीजन को बांध लेगा? है ना? तो 4 ऑक्सीजन को बांध लेगा और चल देगा कहां की तरफ? हाँ, टिश्यू की तरफ। अब अगर टिश्यू में पहुंचा, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? हेल्डन की बोहर, हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट कहां हो रहा है? लंग्स या एल्विलाई में? देखो या तो लंग्स बोलो या उसकी यूनिट बोल दो। लंग्स की यूनिट का नाम एल्विलाई। अब जरा देखिए, इतनी बात पहले मैं पढ़ रहा हूं, इतनी बात पढ़ रहा हूं। कह रहा आपको कर्व मिलेगा सिग्मा, सिग्मा वाला कर्व मिलेगा। ठीक है, किसके किसके अगेंस्ट? O2 अगेंस्ट PO2 अगेंस्ट हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन। ये कर्व को ODC बोलते हैं, ODC, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्व है। किस चीज की? स्टडी करने के लिए। किसकी स्टडी करने के लिए? फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर? 1, 2 और वो 3 और 4 सारे। और ये फैक्टर किस पर प्रभाव डालेंगे? बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। और अभी अभी ये लाइन पढ़ के मैंने बताया, एल्विलाई में क्या होगा? PO2 हाई, PCO2 लो, H+ आयन लेस, टेम्परेचर लो। तो बताओ सारे फैक्टर मिलके क्या फेवर कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन की डिसोसिएशन। अब देखो यहां पे जो बात बोली थी, जस्ट उसका उल्टा टिश्यू में कर दो, जस्ट उसका उल्टा टिश्यू में कर दो। जैसे जब ट्रेन में बैठते तो ट्रेन के अंदर जाते हैं, और जब ट्रेन से उतरना होता तो ट्रेन के बाहर जाते हैं। जब हमें ट्रेन पकड़नी होती तो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जब ट्रेन छोड़नी होती तो प्लेटफॉर्म के बाहर आ जाते हैं। उल्टा करते हैं ना, बिल्कुल, है ना? यही तो होता है। तो यहां पर भी सेम उल्टा कर दो। टिश्यू में O2 कम कर दो, बाकी चीजें ज्यादा। देखो O2 लो है, CO2 हाई है, H+ आयन हाई है और टेम्परेचर भी हाई है। इन सारी कंडीशन ने फेवर किया। अब की बार एसोसिएशन नहीं, हीमोग्लोबिन बना कि टूटा, हीमोग्लोबिन बना कि टूटा। तो लिख रहा है ऑक्सीजन निकल जाएगी। कहां से? ऑक्सीजन निकल गई मतलब डिसोसिएट हो गई। किससे डिसोसिएट हो गई? ऑक्सीहीमोग्लोबिन से। अच्छा लिखा है दिस क्लियरली इंडिकेट्स, कहता है इससे यह बात स्पष्ट होती है कि एल्विलाई में ऑक्सीजन को बांध लिया जाता है हीमोग्लोबिन द्वारा, ठीक है ना, जबकि टिश्यू में उसे तोड़ के छोड़ दिया जाता है। बोलिए, एल्विलाई में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेता है बाई हेल्डन इफेक्ट, और टिश्यू में ला करके उसको छोड़ दिया जाता है बाई बोहर इफेक्ट। अगर कर्व लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा हो तो कौन सा इफेक्ट? हाँ, और अगर राइट हैंड साइड दिख रहा है तो कौन सा इफेक्ट? किसमें हीमोग्लोबिन का अट्रैक्शन बढ़ता है? लेफ्ट हैंड साइड। किसमें घटता है? राइट हैंड साइड। ठीक है ना? अब क्या बोला है? हर एक 100 ml, कहता है हमारा 100 ml खून, हमारा 100 ml जो खून है उसमें कुछ तो हीमोग्लोबिन होगा। 100 ml खून में करीब जो होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml खून में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम। और वो ले जाता है 20 ml O2 को। इसमें डिटेल में नहीं लिखा, हम बता रहे हैं। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि 100 ml खून जो है, कौन सा खून? ऑक्सीजनेटेड वाला, वो 5 ml O2 डिस्चार्ज कर देता है। कहां पे? टिश्यू में, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मैं क्या बता रहा हूं? मैं कह रहा हूं 100 ml खून में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, और वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 ले जाता है। कहां ले गया? एल्विलाई से टिश्यू तक। अब कॉन्सेप्ट समझते चलो। अब ले तो गया था 20 ml, क्यों ले गया था? आप अपने घर से जब कहीं जर्नी करने जाते हो तो सिर्फ उतना पैसा नहीं ले जाते जितना लगना होता है, कुछ उससे ज्यादा ही ले जाते हैं।
कभी पिक पॉकेटिंग हो गई, गिर गया आपसे, कोई अनहोनी हो गई, या फिर बहुत सारी हो सकता है आपने कोई मोबाइल निकाला उसके साथ गिर गया, या कुछ भी हो सकता है, वॉलेट गिर गया, चोरी हो गई, बहुत सारी घटनाएं होती है, ठीक है ना। और इमरजेंसी में कोई कोई आपको भाई कहीं गिर गया, चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, तो इसलिए आपके पास एक्सेस अमाउंट होना चाहिए। तो ये लेके गया था कितने कितने ml 20, लेकिन नॉर्मल परिस्थितियों में कितने ml देता है? अच्छा, अगर हमारे शरीर में और जरूरत लगी तो 10 ml दे देगा, और जरूरत लग गई तो 15 ml दे देगा, और जरूरत लगी तो सारा दे सकता है, ठीक है ना। ऐसा कब होगा? ताकि अगर देखो अभी हम नॉर्मल कंडीशन में, अचानक से मान लो रोड पे है, अचानक से पीछे से वो कोई भागते हुए लोग आ जाएं, तो अब अगर हम भागेंगे नहीं वहां से तो क्या होगा? हमें भी मतलब हम भी बीच में गिर जाएंगे, कुचल जाएंगे, है ना। तो हमें भी भागना पड़ेगा। अब हम नॉर्मल कंडीशन में थे, हमें भागना पड़ गया। अच्छा, अगर हमें भागना पड़ गया तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड एकाएक, तो अब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन स्पेयर में होगा तभी तो देगा। हाँ, तो इसीलिए वो ज्यादा लेके आता है। बताइए 100 ml खून में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन? 15, और 15 ग्राम कितने ml ऑक्सीजन लाता है? लेकिन देता कितना है? नॉर्मल में कि एबनॉर्मल कंडीशन में? एबनॉर्मल में ज्यादा भी दे सकता है। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन बनता है और पुरानी अनसॉल्व्ड में दिया भी हुआ है कि लाया था 20 ml, दिया 5 ml, मतलब कितना परसेंट सप्लाई किया? 25%। लाया था 20%, दिया 5 ml, तो कितना हुआ? 20 ml को 100% मान लो, और 5 ml कितना हुआ उसका? 25। तो 25% सप्लाई करता है नॉर्मली। जरूरत पड़ने पे 50, जरूरत पड़ने पे 75, जरूरत पड़ने पे पूरा भी कर सकता है। अब आओ हीमोग्लोबिन, आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को। CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। कहता है जिस प्रकार O2 लाया गया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला गया था, तो CO2 जब लाता है उसको कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और कितना लाता है? 23% के करीब। कहता है दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू PCO2। अब देखो ध्यान से देखना क्या कहा गया। कहता है जब O2 ला रहा था तो हम O2 को देख रहे थे, अब CO2 ला रहा है तो CO2 को देखेंगे। बताइए, जब O2 ला रहा था तो O2 को देखेंगे, जब CO2 ला रहा है तो CO2 को देखेंगे। ये बात कुछ ऐसी ही हो गई कि आपको किसके सापेक्ष सोचना है। जैसे अगर आप लड़के वालों की तरफ से हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लड़की बहू आ रही है, घर पे आ रही है, तो वहां खुशी का माहौल है। अब जब बेटी वाले के घर के रिस्पेक्ट पे सोचोगे तो वहां विदाई हो गई, पिताजी या पापा वो रोते रहते हैं, पापा लोग बड़े इमोशनल होते हैं, हमने देखा है हमारी सिस्टर की शादी में, और हम भी रो रहे थे इनफैक्ट, है ना। तो इतना अटैचमेंट होता है, वो क्या आप भी रोगे? तो सिस्टर से अटैचमेंट होता है तो क्या अपने आप होता है। देखो वहां के लोग हंस रहे थे और हमारे लोग रो रहे थे, 1-2 दिन रोते रहे, तो कुल मिला के होता क्या है, चीज वही है, दोनों खुशी का वो है क्या है, ओकेजन। पर माहौल, उस माहौल में एक के सापेक्ष आपने देखा रोना, एक के सापेक्ष देख रहा हंसना, तो फैक्टर है, दोनों फैक्टर है, अलग अलग सापेक्ष पे देख रहे हो। जब O2 के रिस्पेक्ट पे चल रहे थे तो O2 बन रहा था, वहां O2 का पार्शियल प्रेशर लगा रहे थे। अब CO2 के सापेक्ष चल रहे हैं तो CO2 का पार्शियल प्रेशर देखेंगे। बताइए O2 की बाइंडिंग के समय और CO2 के बाइंडिंग के समय CO2 का पार्शियल प्रेशर। कह रहा है PO2 मानते हैं कि मेजर फैक्टर था, बाइंडिंग को अफेक्ट करता था, लेकिन जब CO2 ज्यादा होती है और O2 कम होती है, कहां पे? तो मोर बाइंडिंग हो जाती है CO2 की। देखो क्या कह रहा है, टिश्यू में O2 कम होता है, CO2 ज्यादा होता है। इससे फायदा क्या हुआ? हीमोग्लोबिन आया, उसने देखा, क्या देखा कि PO2 तो कम है, यहाँ PO2 कम है, तो उसने हीमोग्लोबिन को एक गाड़ी मान लो, उस गाड़ी में 4 पैसेंजर बैठे, उसने बोला जल्दी उतरो क्योंकि यहाँ पे O2 कम है, तुम जाओ पूरी करो, O2 की डिमांड पूरी करो। उतार दिया O2 को। अब गाड़ी खाली हो गई और यहाँ देखा कि CO2 बहुत ज्यादा है, उसने बोला आओ बैठो, गाड़ी पे बैठो, हम तुम्हें पहुंचाते वहां तक, जा रहे हैं वहां तक, तुम्हें छोड़ देंगे। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का व्हीकल है। यहाँ एल्विलाई में, मान लो यहाँ एल्विलाई है इस तरफ, यहाँ गाड़ी आई, 4 ऑक्सीजन को उठाया, और यहाँ पे टिश्यू है तो यहाँ पे गया और उसने ऑक्सीजन को छोड़ा, CO2 को बिठाया, वापस लेके आया। लेकिन वहां पर बाइंडिंग किस पर डिपेंड कर रही थी? PO2 पर। यहाँ किस पर डिपेंड कर रही? PCO2 पर। कहता वहां PO2 ज्यादा था, PCO2 कम था, तो ऑक्सीजन को बिठाया। अब कह रहा है यहाँ टिश्यू में क्या है, यहाँ PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है, तो किसको बिठाएगा? अब समझ में आ गई होगी बात। क्या कह रहा है, वहां पे एल्विलाई में O2 ज्यादा था तो हीमोग्लोबिन में कौन बैठा?
ऑक्सीजन बैठा। यहां पर टिश्यू में कौन ज्यादा है, तो CO2 बैठेगा, O2 उतरेगा, CO2 बैठेगा। वहां क्या है, O2 बैठेगा, CO2 उतरेगा। समझ पा रहे हो? अब क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है, जब CO2 ज्यादा होता है, O2 कम होता है, ऐसा कहां होता है? तो ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग हो रही है किसकी? हाँ, CO2 की। जबकि जबकि देखो उल्टा कह रहा है, CO2 कम था, PO2 ज्यादा था, कहां पे? एल्विलाई में। तो वहां पर CO2 छोड़ दिया जाएगा, हीमोग्लोबिन से CO2 टूटेगा और छोड़ दिया जाएगा वहां पे। बोलो सही है? ये देखो लिखा भी है, वहां पर कार्बामीनो से CO2 निकल जाएगा और चला जाएगा। इसका मतलब देखना, ध्यान से सुनो, आखिरी बात कह रहा है CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू। कहता CO2 गाड़ी में कहां बैठा था? CO2 गाड़ी में कहां बैठा था? टिश्यू में। उसको वहां बैठाया गया मतलब बांधा गया, बांध करके कहां ले आया गया? एल्विलाई में। और एल्विलाई में लाके उसको छोड़ दिया गया। देखो लिखा है, बिठाया गया टिश्यू से और डिलीवर किया गया एल्विलाई में, आरबीसी के अंदर। अब देखो टॉपिक बदल गया, ये टॉपिक खत्म, यहां वाला ये टॉपिक खत्म, यानी हमने कौन सा परसेंट निपटा दिया? 23% वाला। अब एनसीईआरटी को यहां से पैरा चेंज करना दिया था, नहीं किया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी टॉपिक बता रहे हैं कि यहां से पैरा चेंज कर देना चाहिए था, क्योंकि टॉपिक चेंज हो गया है। अब इस बात को ऐसे समझो जरा, इस बात को फिर से ऐसे समझो, ये आरबीसी था, इधर टिश्यू था, मान लो इधर टिश्यू है, ये टिश्यू है और ये प्लाज्मा है और ये आरबीसी संपर्क में रहता है उसके, है ना? अब टिश्यू ने कौन सी गैस निकाली? 23% जा चुका है, 7% प्लाज्मा में घुलनशील है, चला जाएगा, बचा कितना? 70%। ये 70% जो है ना, ये CO2 प्लस वाटर, प्लाज्मा से पानी और CO2 से, टिश्यू से क्या निकला? CO2। प्लाज्मा से क्या निकलता है? प्लाज्मा में क्या है? वाटर है, वाटर है, 90 से 92% पानी था। टिश्यू ने कौन सी गैस डिस्चार्ज की? CO2, कैटाबोलिज्म से, ठीक है। अब ये यहां से CO2 निकली, प्लाज्मा में पानी था, CO2 की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज्यादा होती है O2 की तुलना में, 20 से 25 गुना। और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम प्लाज्मा में होता है, वो इन दोनों को रिएक्ट करा के H2CO3 बना देता है, और यहां पर तो कम होता है, सबसे ज्यादा होता है यहां पर। बताइए कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां कहां होता है? मेनली इन आरबीसी एंड लिटिल अमाउंट इन प्लाज्मा टू। थोड़ा सा कहां पाया जाता है, ज्यादा कहां पाया जाता है, और थोड़ा सा कहां पाया जाता है? आपने ये भी सुना होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब आरबीसी एक सेल है तो वहां ज्यादा मात्रा में है, प्लाज्मा कोई सेल नहीं है, वो तो एक फ्लूइड है, फ्लूइड में बहुत कम मात्रा में लीक करके चला जाता है। तो बताओ ज्यादा मात्रा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां है? अगर हमें ओनली बोल दे तो हम क्या चूज करेंगे? और अगर हमें बोथ चॉइस आ जाए तो आरबीसी और प्लाज्मा टू। अभी बोलेगा एनसीईआरटी, लिटिल अमाउंट इज फाउंड इन प्लाज्मा टू, यानी प्लाज्मा में भी पाया जाता है। यहां पर भी ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, यहां पर भी बनेगा। देखो ज्यादा कहां बनेगा? हाँ, मतलब ओवर एंड ऑल यहाँ पे H2CO3 बन गया। H2CO3 अनस्टेबल है, उतना स्टेबल नहीं है। और कोई चीज अगर अनस्टेबल है और एसिड है, एसिड हमेशा क्या होती है? H+ आयन छोड़ती है। देखो इसने H+ आयन छोड़ दिया, अब ये क्या बचा? बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन बचा। यही बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है? सोडियम के साथ जुड़ जाता है। बताओ सोडियम कहां की चीज है? प्लाज्मा की। सेल के बाहर सोडियम होता है और सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होता है, ये रूल है। ये नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा, सेल के अंदर का आयन, सेल के बाहर का आयन। तो आप बताओ प्लाज्मा बाहर है कि अंदर? तो कौन मिलेगा बाहर, और अंदर पोटेशियम। चलो तो ये इसके साथ जुड़ गया, बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के थ्रू तैरते 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 टिश्यू से कहां पहुंचा? एल्विलाई में। और एल्विलाई में सारी रिएक्शन रिवर्स हो गई। रिवर्स मतलब सोडियम अलग हो गया, बाइकार्बोनेट की मुलाकात H+ आयन से हो गई, इन दोनों ने मिलके ये बना लिया, इन दोनों ने कार्बोनिक एनहाइड्रेज उल्टी दिशा में काम करने लगा, वाटर को प्लाज्मा में छोड़ दिया। उसने कहा तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैंने तुम्हें यूज किया था, मैं तुमको छोड़ रहा हूं। और CO2 को कहता है धक्के मार के निकाल दिया, एल्विलाई में घुस।
तो उसको एल्विलाई को धक्के मार के निकाल दिया बाहर। समझे मेरी बात? तो सारी रिएक्शन बताओ, ये रिवर्सिबल एंजाइम है कि इरिवर्सिबल है ना? इस तरह से 70% CO2 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में गया। ठीक है ना? अब देखो इतनी बात पढ़ो, आरबीसी के अंदर ज्यादा मात्रा में एंजाइम होता है, कौन सा? माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी प्लाज्मा में भी होती है। सही कह रहा है? कह रहा है ये एंजाइम दोनों दिशाओं में काम करने में एक्सपर्ट है, मतलब रिवर्सिबल एंजाइम है, रिवर्सिबल डायरेक्शंस में काम करेगा, दोनों डायरेक्शंस में काम करेगा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए रिएक्शन लिख के दिखा रहा है। देखो एल्विलाई साइड पे CO2 और वाटर को जोड़ के बाइकार्बोनाइट बना लिया था, और फिर इसी बाइकार्बोनाइट को तोड़ दिया, तोड़ करके ये अलग ये अलग, अब ये सोडियम के साथ जुड़ गया था और सोडियम बाइकार्बोनाइट बन गया था, और सोडियम बाइकार्बोनाइट कहां चला गया? एल्विलाई में चला गया, और एल्विलाई में जाने के बाद रिएक्शन उल्टी दिशा में हुई, मतलब CO2 को अलग कर दिया गया, वाटर अलग, वाटर जहां से लिया गया था दे दिया गया, CO2 धक्का मार के कहां भेज दिया गया? एल्विलाई में, और एल्विलाई ने उसे जब एक्सपायरेशन करके बाहर निकाल दिया, एल्विलाई ने एक्सपायरेशन करके बाहर निकाल दिया। चीजें क्लियर हो गई? अब टिश्यू साइड पर पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा था? किसकी वजह से? कैटाबोलिज्म का मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, या फैट का ब्रेकडाउन हो रहा होगा, या प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा होगा। तो CO2 डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में आरबीसी और प्लाज्मा में चली जाती है, क्या बनाती है? बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन। जबकि एल्विलर साइड में PCO2 लो था, तो रिएक्शन हो गई उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहां CO2 अलग, वाटर अलग। 10 CO2 कह रहा है, CO2 पकड़ा गया इस रूप में, कहां से पकड़ा गया और लेके आया गया, कहां तक लाया गया, और वहां पे छोड़ दिया गया CO2 को। और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां इंपॉर्टेंट बात देखना, मैं कुछ और बोल रहा हूं, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को डिलीवर करता था 5 ml, और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्विलाई को डिलीवर कर रहा है। हाँ, अंतर देखना, वहां क्या लिखा था, रटना नहीं। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता था लगभग 5 ml O2 टू द टिश्यू, यहां उल्टा लिखा है, लिखा है 100 ml ऑक्सीजनेटेड का उल्टा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और यहां पे 4 ml की, वहां 5 ml था यहां, और CO2 की जगह, और 2 एल्विलाई की जगह टिश्यू था, तो एल्विलाई लिख दिया है। सब उल्टी दिशा में चल रहा है। सही है कि नहीं है? बताओ, अगर हम आपसे पूछे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑक्सीजन एल्विलाई को देता है? हो गया गलत, एल्विलाई को देता ही नहीं है। एल्विलाई को कहां देता है? यही तो लिख देगा वो एग्जाम में, कहेगा सब कुछ सेम रखेगा और कहेगा 2 एल्विलाई, एल्विलाई को देता नहीं, एल्विलाई से लेता है, देता है टिश्यू को, और यही लिखेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, आप शुरू से लेके पढ़ते जाओगे, दिमाग में एकदम बनता जाएगा, यही वाली लाइन याद आती जाएगी, और लास्ट में ले जाके गड़बड़ा देगा, और ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने पूछा आपसे। अच्छा, इस वाले में क्या गड़बड़ कराएगा? टू द टिश्यू कर देगा। अब टिश्यू से उठा के टिश्यू में थोड़ा ना छोड़ेगा, जहां से उठाया कहां से, तो छोड़ेगा कहां पे, तो इसलिए 2 द एल्विलाई लिखा होना चाहिए। समझ में आई बात? और वहां 5 और यहां 4, वो 5 ml, ये 4 ml, वो 25% और ये 20%। सही है ना? अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का रेगुलेशन समझते हैं। अच्छा देखो, अब पहले समझ लो, मनुष्य के पास या हम लोगों के पास एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है कि हम अपने श्वसन दर को नियंत्रित भी कर सकते हैं, और चाहे तो कम भी कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मॉडरेट करने का मतलब कम ज्यादा कर लेना है ना। वैसे तो मॉडरेट का मतलब होता है कम ही करना, लेकिन फिर भी आप बोलो कम ज्यादा। तो हमारे पास एक क्षमता है कि हम लोग के पास एबिलिटी है कि हम मेंटेन भी कर सकते हैं, मॉडरेट भी कर सकते हैं। मतलब हम 1 मिनट में 12 से 16 बार तो लेते ही लेते हैं, और अगर हम दौड़ने लगे तो ब्रीदिंग रेट, हम सो जाएंगे तो ब्रीदिंग रेट पहले से कम हो जाएगी,
सबसे कम ब्रीदिंग रेट होती है खाना खाते समय और सोते समय, है ना। सोते समय करीब 10 से 12 के करीब हो जाती है, 10 से 12 के थ्रू के करीब हो जाती है। और खाना जब खाते हैं, तो आप जब खाना खाते हो तो निगलते हो तो ये आपका सिस्टम बंद रहता है, तो ऑक्सीजन अंदर कम जाए, उस पल नहीं जा पाएगी, उसके बाद जाती है। और जब तक खाना चबाते रहते तब तक ऑक्सीजन कहां जाती है, जब निगल लेते हैं तब जाती है। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन में मिनिमम रेस्पिरेटरी रेट पूछा जाए तो या तो सोने वाला ऑप्शन सही है, या तो मील इनटेक, दो में से एक ऑप्शन आएगा। तो बताइए हमारे पास क्या है क्षमता कि हम मेंटेन भी कर सकते हैं और मॉडरेट भी कर सकते हैं, किसको, रेस्पिरेटरी रिदम्स को, यानी सांस की जो दर है उसको वो कर सकते हैं जैसा बॉडी का डिमांड हो। दिस इज डन बाय नर्वस सिस्टम। ऐसा काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का वो भाग बताइए जहां वॉमिटिंग सेंटर था, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उल्टी वहीं से आती है, मेडुला से। मेडुला इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्या ये बात सही है, मेडुला इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, अभी आगे आने वाले चैप्टरों में आएगा। मेडुला में स्पेशल सेंटर होता है, मेडुला के अंदर स्पेशल सेंटर होता है, नाम है आरआरसी। आरआरसी, आर फॉर रेस्पिरेटरी, आर फॉर रिदम, सी फॉर सेंटर। और यही मुख्य सेंटर है, यही मुख्य सेंटर है जो रेगुलेशन करेगा। आर आर आर, ट्रिपल आर, एक मूवी आई थी ना ट्रिपल आर। तो देखो, आर फॉर रेस्पिरेटरी, आर फॉर रिदम सेंटर, और आर फॉर रेगुलेशन करेगा, ट्रिपल आर याद रखना, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा कि मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा, रेगुलेट नियंत्रित करेगा। अब देखो, कहता है एक और सेंटर है, लेकिन वो पोन्स में है, पोन्स ऑफ द ब्रेन में, नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये रेगुलेट नहीं करेगा, ये मॉडरेट करेगा। वो रेगुलेट कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था, कितने नियंत्रित कर रहा था, 12 से 16, 12 से 16 प्रति मिनट नियंत्रित करके रख रहा है। लेकिन अब ये नियंत्रित नहीं करेगा, ये मॉडरेट करेगा, चेंज कर देगा। ये हमारे श्वसन दर को चेंज करने की क्षमता रखता है। देखो लिखा है मॉडरेट द फंक्शन ऑफ आरआरसी, ये आरआरसी के फंक्शन को भी चेंज कर सकता है। जब न्यूरल सिग्नल, जब यहां से नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा, जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दिस सेंटर मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल जाएगा, तो पता क्या होगा। अब इसको ऐसे समझो, तब एनसीईआरटी पढ़ो। मेरी नॉर्मल इंस्पायरेशन में कितना समय लगता है मुझे, 12-16 नहीं, मैंने नॉर्मल इंस्पायरेशन बोला है 2 सेकेंड, और एक्सपायरेशन में तो टोटल टाइम, तो 1 मिनट का ब्रीदिंग रेट 12 आएगा, आएगा ना, अरे 15 आ रहा है, 60 सेकेंड से भाग दो तो 15 आएगा। मेरा ब्रीदिंग रेट मैंने मान लिया फिक्स है, 2 मिनट में मैं इंस्पायरेशन, 3 मिनट में एक्सपायरेशन, 3 मिनट नहीं बोल रहा हूं, 3 सेकेंड में एक्सपायरेशन, टोटल कितने सेकंड लगे मुझे, और 60 सेकंड यानी 1 मिनट में, इससे भाग दे दो 5 से, तो कितना आएगा, 12, तो 12 आ रहा है, चलो 12 आ रहा है, ठीक, 12 आ गया पर मिनट में, मैं सांस ले रहा हूं 12 पर मिनट के रेट से, ठीक। अब जरा सुनना, जब ये सेंटर मुझे आदेश देगा, मेरे न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने आदेश दिया मेरे आरआरसी को आदेश दिया कि ऐसा है कि ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना है, ताकि मैं जल्दी जल्दी सांस लूं, जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी सांस क्यों लेना, जरूरत, बॉडी की डिमांड है ऐसी, कोई जरूरत आ गई बॉडी में तो तेजी से सांस लेनी है, जरूर एक्सरसाइज कर रहा हूं या कोई बात हो गई या इमरजेंसी सिचुएशंस है, तो मुझे तेजी से सांस लेना है। अब तेजी से सांस लेने के लिए ऑर्डर कौन देगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर सक्रिय हो गया, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जैसे सक्रिय हुआ तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत मेरा जो इंस्पायरेशन का टाइम था कितने सेकंड, वो हो गया 1.5 सेकंड। अब जरा लिख के देखो, मेरा इंस्पायरेशन का टाइम पहले था 2 सेकंड, एक्सपायरेशन का टाइम था 3 सेकंड, ब्रीदिंग में टाइम लग रहा था 5 सेकंड, ब्रीदिंग रेट थी 60/5, 12 पर मिनट। बोलो, ये पहले की बात कर रहा हूं। अब बताओ, अब ये टाइम कितना हो गया घट के, 1.5 मान लिया कि घट गया, कितना घट गया, हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं 1.5। अगर ये घट गया तो क्या ये नहीं घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, पहले से कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 4 सेकंड। अब जरा ब्रीदिंग रेट निकालो, 60/4,
15 पर मिनट। बताओ ब्रीदिंग रेट चेंज हो गई कि नहीं हो गई? एक सिग्नल से पूरी ब्रीदिंग रेट चेंज हो गई। सही है कि नहीं है? अच्छा, अगर ये वाला सिग्नल ऐसा सिग्नल भेज देता जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा, अगर ये ज्यादा देर में सिग्नल भेजता, अगर जल्दी जल्दी सिग्नल भेजने लगा तो दो से पहले बंद हो जाएगा। अगर देर में सिग्नल भेजा तो मैं मान लेता हूं ये कितनी देर में, 2.5 सेकंड में, ये 3.5 सेकंड में, ये हो गया 6 सेकंड। तो आप बताओ 60/6 ब्रीदिंग रेट 10 हो गई। मतलब ब्रीदिंग रेट किसके हाथ में है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर के हाथ में। अगर जल्दी जल्दी सिग्नल भेजेगा तो ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगी, और देर देर में सिग्नल भेजेगा तो ब्रीदिंग रेट कहां कम हुई? ब्रीदिंग रेट अब कम हो रही है जब देर में सिग्नल भेज रहा है। जब जल्दी जल्दी सिग्नल भेज रहा है ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है। जितनी जल्दी सिग्नल भेजेगा ब्रीदिंग रेट ज्यादा, और जितनी देर में सिग्नल भेजेगा ब्रीदिंग रेट। अब सुनो, एम्स जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि किसी का न्यूमोटैक्सिक सेंटर बहुत देर में सिग्नल भेज रहा है, मतलब 2.5 सेकंड वाला कि 1.5 सेकंड वाला, ये वाला। अब बताओ ब्रीदिंग रेट पे क्या प्रभाव पड़ा? कम हो गई। मतलब वो व्यक्ति धीरे धीरे सांस लेगा, गहरी गहरी सांस जाएगी, और ये ऑप्शन में था ये, इसलिए मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं यहां से। अब जरा सुनो, उसी के 2-3 साल बाद आगे पीछे ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने लगा या पहले वीक भेज रहा था। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर वीक सिग्नल भेजे, वीक का मतलब धीरे धीरे, कारे बंद करो यार, तो 2.5 सेकंड ले लेना, चलो 5 सेकंड, 0.5 सेकंड ज्यादा ले लो। अब स्ट्रॉन्ग है, बंद कर रहा है कि नहीं 2 सेकंड से पहले? नहीं तो आऊं मैं। अब वो क्या 1.5 सेकंड पे ही बंद कर दिया। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा तो जल्दी बंद होगा कि देर में? यही आया था एम्स में क्वेश्चन कि अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने लगा तो बताओ जल्दी बंद हो जाएगा, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो गई? बढ़ गई। तो पता है व्यक्ति क्या करेगा? यानी सैलो ब्रीदिंग करेगा। सैलो ब्रीदिंग की डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट तो बढ़ी लेकिन ब्रीदिंग जो हो गई सैलो, मतलब कम गहरी गहरी सांसें बजेगा। यहां पे ब्रीदिंग रेट अगर घटेगी तो डीप ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी तो सैलो ब्रीदिंग होगी। ये ऑप्शन में था, हमने इसलिए बता दिया क्योंकि एम्स अभी भी हटा नहीं है, नीट में ही है। जो सर्जन रीजन आता है ना, वो नीट के चक्कर में ही, उसमें एम्स के चक्कर में ही आता है। सर्जन रीजन केवल और केवल पूरे इंडिया में एक ही एग्जाम में पूछा जाता था, दैट इज वन एंड ओनली एम्स। और अब चूंकि नीट में है शामिल एम्स, तो उसके चक्कर में 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। दो बातें तो एक बात तो कंफर्म कर दी कि नीट 2 चरण में नहीं होगा, एक ही चरण में होगा। फायदा है आपका, बढ़िया मौका है, और हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा अच्छा रखे। अच्छा का मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं, थोड़ा सा हाई, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उस लेवल पे। फिर क्या बोला गया है? इंस्पायरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। देख लो, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को चेंज कर दिया, और इसलिए रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाएगा। एक होता है सीएसए, कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया, सीएसए, ये पड़ोस में होता है किसका? आरआरसी का। ये आरआरसी के पड़ोसी है, और ये पता है CO2 और H+ आयन के लिए सेंसिटिव होता है। जब H+ आयन और CO2 बढ़ जाता है तो ये सेंटर एक्टिवेट, जैसे मान लो मेरे अंदर H+ आयन बढ़ा तो ये एक्टिवेट हो गया। अभी तक नॉर्मल था, इनएक्टिव था। जैसे ही मेरे शरीर में H+ आयन बढ़ना चालू हुआ, या फिर क्या बढ़ना चालू हुआ? CO2, तो ये मेरा सेंटर CSA क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, और दौड़ा दौड़ा जाएगा और सूचना दे देगा किसको? आरआरसी को। भाई इसीलिए तो पड़ोस में बैठा है कि बताएगा कि अगल बगल क्या माहौल है, क्या चल रहा है ना। देखो, आरआरसी के बगल में CSA क्यों बैठा है? वो ये बताने के लिए बैठा है कि क्या हाल है अगल बगल का। कहेगा अरे अरे, आरआरसी को ऐसे बोलेगा, अरे इसकी बॉडी में बहुत तेजी से H+ आयन बढ़ रहा है, CO2 बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, कुछ करो भाई, कुछ करो, मर जाएगा ये व्यक्ति। तो हम लोग भी मरेंगे भाई, अगर मैं मरा तो मेरे अंदर के मॉलिक्यूल तो मर गए, है ना, या ये सारे सेंटर भी मरेंगे। इसलिए सूचना दी इसने, ये एक्टिवेट हो गया, इसको सूचना मिली, इसने तुरंत सूचना के तहत रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया ताकि ये सारी चीजें एलिमिनेट हो सके। अब इस पे एक क्वेश्चन आया था एम्स में, बताओ अगर किसी व्यक्ति का CO2 अचानक से बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी ताकि CO2 तेजी से निकाला जा सके और O2 तेजी से लिया जा सके। बताइए
फास्ट ब्रीदिंग किस पर डिपेंड करती है? CO2 के लेवल पर भी डिपेंड करती है। अब देखिए रिसेप्टर, कुछ रिसेप्टर होते हैं एरोटिक आर्च में और कैरोटिड बॉडी में, कैरोटिड आर्टरी में, एरोटिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में। ये पहचान जाते हैं कि हमारी बॉडी में CO2 और H+ आयन कहां से कहां पर चेंज हुए। ये सेंसर लगे होते हैं। देखो अगर सेंटर पूछा जाए तो CSA, लेकिन उन तक सूचना कोई लाने वाला होगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपको बोले ऐसा कौन सा सेंटर था जो H+ आयन और CO2 को पहचान के RRC को सूचना देके इन चीजों को निकाल देता है, CSA। और अब ये पूछ रहा है कि कुछ ऐसे भी वो होते रिसेप्टर जो शरीर के अंदर अन्य जगहों पे CO2 और H+ आयन बढ़ जाए तो भी बताने वाले होते हैं। वो कहां प्रेजेंट होते हैं? कैरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। ये पहचान जाते हैं CO2 और H+ आयन को और सेंड कर देते हैं सिग्नल किसको? RRC को। ये भी RRC को ही सेंड कर देते हैं। यानी CSA ने तो बताया ही बताया। CSA ने ब्रेन के आसपास का बताया और इसने क्या बताया? थोड़ी दूर के आसपास का बताया। अच्छा किसका रोल बिल्कुल नहीं है? किसका रोल बिल्कुल नहीं है RRC के रिस्पेक्ट पे? ऑक्सीजन। इसलिए रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट की सिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट की सिग्निफिकेंट? तो याद रखिएगा। अब डिसऑर्डर्स, सबसे पहले दमा, अस्थमा, दमा। अच्छा दमा में होता क्या है? सांस लेने में दिक्कत होती है, दम लगाना पड़ता है तो नाम पड़ा दम, दमा। सांस लेने में दम लगाना पड़ा तो नाम क्या पड़ा? दमा। फिर क्या बोला गया? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कह रहा सांस लेने में दिक्कत है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। वीजिंग का मतलब समझते हो? आवाज आना। जो लोग दमे के शिकार हैं, आप बगल में बैठे हुए पता लग जाएगा कि सांस चल रही है, उसकी सांस चल रही है। इनफैक्ट बोलेगा तो आप समझ जाओगे, जब बोलेगा ना तो समझ जाओगे कि दम लगा के बोल रहा है बहुत, ठीक है ना? और इसीलिए नाम पड़ा दमा। तो आवाज आती है, सांस के साथ आवाज आती है और जलन होने लगता है। वीजिंग मतलब आवाज आना, सांस की आवाज सुनाई देना। और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में काफी जलन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब जलन। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स नोन एज अस्थमा। और अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। डस्ट की एलर्जी से होता है, डस्ट की एलर्जी से होता है, पॉलन ग्रेन की एलर्जी से होता है। याद रखिएगा, डस्ट एलर्जी या पॉलन ग्रेन एलर्जी। और 12th की एनसीईआरटी में अपने पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने और कुछ पढ़ेंगे कि अस्थमा का मेन कारण होता है हिस्टामिन का बढ़ जाना, हिस्टामिन का बढ़ जाना यानी एलर्जी हो जाना। अच्छा एक होता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में होता क्या है? ये बहुत भयंकर समस्या है, इतनी भयंकर समस्या है कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या बहुत पोल्यूटेड एयर में रहते हैं और कोई मास्क का प्रयोग नहीं करते, उन लोगों की बॉडी के अंदर क्या होता है? एल्विलर वाल ही डैमेज हो जाती है। यानी सिगरेट स्मोकर्स वालों में और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में रहने वाले लोगों में जो मास्क का प्रयोग नहीं करते, उनकी एल्विलाई की दीवार ही डैमेज हो गई। अब जरा सोचो एल्विलाई कितना महत्वपूर्ण है और उसकी दीवार ही डैमेज हो गई। अगर दीवार डैमेज हो गई तो सरफेस एरिया, तो गैसेस एक्सचेंज भी, तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, शरीर नीला पड़ने लगेगा और डेथ भी हो सकती है। तभी तो कहा है सीवियर क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, कल से सिगरेट पीना बंद कर दीजिए। तो चाहे हुक्का पियो चाहे बीड़ी पियो, है ना, सबसे होगा, याद रखो। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अरे पियोगे तो मुंह से ही ना, मास्क लगा के क्या पियोगे? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD, ये व्यवसाय से संबंधित रोग है, मतलब हमारे ऑक्यूपेशन से संबंधित रोग है। इसमें होता क्या है, सुनिए ध्यान से, इसमें क्या होता है? कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे सीमेंट की फैक्ट्री, जो टेल्कम पाउडर बनाते हैं, पत्थरों को घिस के बनाए जाते हैं टेल्कम पाउडर। जैसे टूथपेस्ट बनाते हैं ना, तो पत्थरों को घिसते हैं, बोन्स को घिसते हैं। पता है टूथपेस्ट जितने पाउडर बेस्ड होते हैं या फिर पेस्ट वाले भी होते हैं, उसमें बोन की घिसाई की जाती है, आपको नहीं पता होगा। इसलिए देखा होगा जब लोग, कुछ लोग हिंदू धर्म में जब व्रत रहते हैं तो टूथपेस्ट नहीं करते, दातुन करते हैं। उसका कारण है
कोई बताएगा नहीं इतनी खुल के, लेकिन उसमें यही है कि उसमें बोन्स को पीस करके डाला जाता है और कुछ स्टोन्स को भी पीस के डाला जाता है, गैलिक एसिड मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे उस फास्ट वाले लेवल पे ठीक नहीं होती। तो देखा होगा लोग या तो दातुन कर लेते हैं या कोई दंत मंजन जो घर पे बनाया गया, जैसे वो नमक, हाँ नमक, हल्दी और एक दो इंग्रेडिएंट, तेल, हाँ तेल। तो ये हो गया। इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग, स्पेशली इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग बोलते हैं जहां पत्थरों को पीसा जाता है या स्टोन ब्रेकिंग की जाती है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट कोप अप। मतलब इतनी ज्यादा वहां धूल पैदा होती है कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाता है। हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, अच्छा हमारी बॉडी क्या धूल के लिए पैदा की गई है क्या? नहीं, जब कोरोना था बिल्कुल धूल नहीं उड़ती थी, बहुत एकदम आपका हवा एकदम शुद्ध हो गई थी। आपको पता है उस बार गर्मी भी पड़ी कब? अप्रैल मई में जाके लोगों ने एसी ऑन किया। इसके दो रीजन थे, एक तो सरकार ने कहा था एयर कंडीशनर नहीं ऑन करना है क्योंकि वो सर्दी जैसा माहौल क्रिएट कर देता था, एक तो लोग डरे हुए थे, और उस साल वास्तव में मैंने फील किया था कि बिल्कुल उस साल गर्मी नहीं पड़ी थी, टेम्परेचर काफी अच्छा था, पॉल्यूशन ना होने, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन था। तो इसलिए तो बोला गया कि हमारी बॉडी जो है वो फुल्ली कोप अप नहीं कर पाती। उस माहौल में बॉडी रहने के लिए बनाई गई थी जैसा उस समय चल रहा था कोरोना के पीरियड में, ठीक है ना? उस तरह के वातावरण के लिए बॉडी बनाई गई। ये नहीं कि धूल चल रही है हम लोग भी चल रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन की वजह से सब बेकार हो गया है। तो जहां पे ये स्टोन फैक्ट्री, जैसे कोयले में जो लोग काम करते हैं, पता है क्या होता है? उनके पूरी बॉडी कोयले से लथपथ हो जाती है ना, बिल्कुल ब्लैक। और आप देखोगे ना नाक के अंदर तक चला जाता है, मुंह के अंदर तक चला जाता है ना पूरा। अब उनको क्या होता है, सरकार ने उनके लिए बोला है कि जो लोग जिनके अंडर में काम कर रहे हैं फ्री में मास्क दे, प्रोटेक्टिव मास्क लिखा हुआ है। लंबे समय तक जब रहेंगे तो इन्फ्लेमेशन होने लगेगी, फाइब्रोसिस, फाइबर बन जाएंगे। फाइबर कहां बनते हैं? लंग्स में। लंग्स में फाइबर बढ़ने लगेंगे, इसलिए सीरियस लंग डैमेज हो जाएगा। मतलब लंग बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। मतलब वर्कर्स को क्या पहनना चाहिए? प्रोटेक्टिव मास्क। वर्कर को यहां क्या पहनना चाहिए? प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। तो ये वाला आपका हो गया कवर अप। कुछ क्वेश्चन करते हैं। Damage to which of following can affect the diffusion of oxygen in the blood? कह रहे डैमेज टू विच ऑफ फॉलोइंग कैन अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। क्या डैमेज हो जाने पर ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो अफेक्ट हो जाएगा? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। भाई यहीं से तो डिफ्यूजन होता है, बोलो सही है ना? फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्यूजन। पैसिव होता है, सही है। डज नॉट रिक्वायर एटीपी, सही है। गैस लाइक O2 and CO2 कैन इजिली डिफ्यूज अक्रॉस द एल्वियुलर मेम्ब्रेन, सही है। इट रिक्वायर्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होता ऑस्मोसिस के लिए, परासरण के लिए, विसरण के लिए नहीं। डिफ्यूजन मतलब विसरण, ऑस्मोसिस मतलब परासरण। आंसर आएगा 4। ये बताइए विच ऑफ फॉलोइंग, आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज नॉट द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन रेट। बताओ, हमने ये पढ़ाया था, कौन सा ऐसा फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करता? कह रहे कौन सा अफेक्ट नहीं करता डायरेक्टली? देखो पार्शियल प्रेशर करेगा, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ, ये भी सही है। अच्छा सॉल्युबिलिटी भी सही है। टेम्परेचर डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने बोला था क्योंकि हम होम्योथर्म है, हम होम्योथर्म है, ये बोला था मैंने। ये बताइए व्हाट टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, एल्वियाई की दीवार स्क्वैमस की बनी थी। Which of following is not a constituents of respiratory membrane? कौन सा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है? ये नहीं है, बाकी सब पढ़ा है हम लोगों ने। With respect to each of gases, identify the correct statement। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है
किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एक्सचेंज होता था थिन एल्विलर वॉल से, सही है, एक्सचेंज होता था थिक एल्विलर वॉल से, ये गलत हो गया। एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू द, तो ये सही हुआ, बस थिक थिन वाला सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, द पीएच ऑफ ब्लड शुड बी, कह रहा है अगर गैस को ले जाना है अच्छे से, पीएच कैसा होना चाहिए, बताइए। पीएच कम तो एक्सप्रेस आयन ज्यादा, तो पीएच कैसा होना चाहिए? पीएच देखो, ब्लड का पीएच होता है 7.4, अब बताओ ब्लड का पीएच है 7.4, ठीक है ना, तो कितना होना चाहिए लगभग? स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होना चाहिए, माइल्डली, माइल्डली एल्केलाइन 7.4। ये वाला फिगर है, और इसमें फिगर में क्या पूछ रहा है, कह रहा है पढ़ के बताइए क्या सही बात है। द PO2 ऑफ एल्विलर एयर इज 102, गलत, 102 नहीं 104। PCO2 in alveolar air is 95, गलत। डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 2 मेजर मेम्ब्रेन, और ये सही है, एल्विलर वॉल इज 1 सेल थिक, ये यहां लिखा था 1 सेल थिक, है ना, था कि नहीं था? फिर आइडेंटिफाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल कैपिलरी, आर्टेरियल कैपिलरी बताइए। आर्टेरियल कैपिलरी 95, क्योंकि आर्टरी को तो हम यही मानेंगे ना, आर्टरी में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वही मानेंगे। अब विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एल्विलर एयर में PO2 104, सही है। एल्विलर एयर में PCO2 40, सही है। रेस्पिरेटरी सेल्स, ये फोर्थ गलत हो गया। सेल यानी टिश्यू। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम सेल इनटू द ब्लड बिकॉज, बताओ CO2 सेल से ब्लड में क्यों आई थी? क्योंकि CO2 ब्लड का सेल का ज्यादा था CO2 की तुलना में। देखो कहीं कहीं है PCO2 is respiratory cell is less than PCO2 of blood, गलत हो गया। PCO2 ये थर्ड है, थर्ड सही है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट कौन सा है? गैसेस मूव करती हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर टू हाई, गलत, गलत हो गया। पार्शियल प्रेशर हैज नो रोल, गलत। गैसेस मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, गलत। गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो, ये सही है, चौथा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एल्विलाई से ब्लड कैपिलरी की तरफ जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि एल्विलाई में PO2 होता है 104 और उस तरफ होता था 40, इसलिए जाता है। यानी हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्विलाई देन द कैपिलरी, सही है, पहले ही सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा? डिसॉल्व प्लाज्मा 3, केमिकली कंबाइंड गलत 3, केमिकली कंबाइंड 0, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, तो सही हुआ पहला, बाकी सब गलत है। Fe+2, which of following option regarding hemoglobin is correct? कौन सा करेक्ट है? एक हीमोग्लोबिन, दो को गलत, हीमोग्लोबिन रिएक्ट विद 1 गलत, हीमोग्लोबिन रिएक्ट विद 1 गलत, ये सही है। और एटम बोलते तो 8। अब ये बताओ इनकरेक्ट। कह रहा है अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा होगा तो लेफ्ट हैंड चला जाएगा, सही है। बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था लेफ्ट में, अगर राइट जा रहा है तो टूट रहा होगा, सही है। अगर शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सही है। अगर शिफ्ट हो रहा है राइट में, डिसोसिएट, एसोसिएट नहीं, ये गलत हो गया। कह रहा है कौन सा डिसोसिएशन को फेवर करेगा? डिसोसिएशन का मतलब टिश्यू में डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहा है तो टिश्यू में टूटेगा। टिश्यू में टूटने का कारण था PO2 का कम होना और PCO2 का ज्यादा होना, तो PO2 कम, PCO2 ज्यादा, सेकेंड ऑप्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाई PCO2
cause dissociation of O2 from hemoglobin. कह रहा है अगर PO2 ज्यादा है तो डिसोसिएशन होगा O2 का, अगर PO2 ज्यादा तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन कम. सही है एक तरह से. डिक्रीज इन पीएच, अगर H प्लस आयन, अगर पीएच कम तो H प्लस आयन ज्यादा. घुमा दिया क्वेश्चन. अगर H प्लस आयन ज्यादा हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो सही कह रहा है. डिक्रीज इन एसिडिटी, अगर H प्लस एसिडिटी कम मतलब H प्लस आयन कम, H प्लस आयन कम तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगा. H प्लस आयन कम तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, तो अलग नहीं होगा बल्कि जुड़ेगा. थर्ड हो गया. चौथा एक बार देख लेते हैं. अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के लिए. हाँ सही तो है ये. तो यानी ये हुआ. ये करेक्ट कॉम्बिनेशन. अच्छा ये P50 क्या होता है? 50% जहां हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है उसको P50 कहते हैं. जहां पर जिस पॉइंट पर 50% होता है उसको बोलते हैं P50. अच्छा P50 हमेशा, P50 भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए. आप बता दो देखते ही. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए इनवर्सली होता है. कौन सा? सेकंड लिखा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ ब्लड ऑक्सीजन. सही है ना, इनवर्सली होता है. नहीं तो इसमें एक में CO2 होगा, हमें लग रहा है फिर छूट गया होगा. एक में CO2 किया होगा वो C, अब जानते हो ना C और O में छूट गया होगा किसी. O2 का होगा. अच्छा 7% of total CO2 is transported in dissolved stage in plasma compared to only 3% of total O2. This is because solubility of CO2 is more वाला कौन सा ऑप्शन है? हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये स्टेटमेंट वाला. कॉम्प्लेक्स ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन कॉल्ड कार्बोक्सी. नहीं नहीं नहीं, कार्बामीनो. अच्छा कार्बोक्सी कब बनता है? जब CO जुड़े. जब कार्बन मोनो जुड़े तो कार्बोक्सी, ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर जुड़ गया क्या CO2 तो कार्बामीनो. पहला गलत. दूसरा भी गलत. 23% ले गया था, या 20 से 25 लिखा होता. पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, मतलब चौथा. लार्ज proportion of oxygen is left unused in human body. मतलब ले गया था 20 ml, दिया 5 ml, 15 ml छोड़ के रखता है. क्यों? ताकि बैकअप तैयार हो जाए. लिखा हुआ है एक्ट एज रेजर्वायर ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज, ताकि जब मस्कुलर एक्सरसाइज की जरूरत हो तो सप्लाई कर सके. विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में लाया जाता, मेनली डिजोल्व फॉर्म में. गलत. मेनली तो ले जाया जाता ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में. 20 से 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन. गलत. 70% था. बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन टू डिस्प्लेट CO2 फ्रॉम द ब्लड. मतलब कह रहा है जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधेगा तो CO2 निकल जाएगा. सही है. इंक्रीज इन CO2 कॉज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन लंग्स. गलत. लंग्स में कहां होता है? टिश्यू में होगा. करेक्ट पूछा है ना हमसे. थर्ड हुआ बस. ये 25. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अस्थमा. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है रिगार्डिंग द अस्थमा. अभी बोला था अस्थमा एलर्जिक प्रोसेस थी. एलर्जिक प्रोसेस है और आवाज आती थी. ठीक है. और इजी एयर फ्लो थ्रू द ब्रोंकाई. गलत. इजी की डिफिकल्ट ब्रीदिंग. और ये सही है कि ब्रोंकाई की जो मसल है वो सिकुड़ जाती, तभी तो स्पास्म लिखा है. स्पास्म का मतलब सिकुड़न. ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन अपर पार्ट ऑफ लंग, यानी कि बहुत तेजी से फाइब्रस टिश्यू का बनना, यही कहलाता है क्या? यही कहलाता है फाइब्रोसिस. और इससे सीरियस लंग डैमेज हो जाता है, और इससे बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क पहना था हम लोगों ने. याद आया? तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट. अब अगला चैप्टर कौन सा है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. तो वो भी 2 टर्न पे कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है ना? चलिए.